एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में हल्की कमजोरी जरूर दिखी, जहां निफ्टी 50 अपने अहम 25,900 के लेवल को तोड़कर 25,839 पर करीब आधा प्रतिशत गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन दिन के बीच में मिड कैप, स्मॉल कैप और कई पीएसयू सेक्टर्स ने शानदार रिकवरी दिखाकर माहौल संभाल लिया। सुबह अगर किसी ने अपना पोर्टफोलियो देखा होगा तो काफी दबाव नजर आया होगा, लेकिन क्लोजिंग तक हालात काफी सुधरे। वजह ये कि कई दिन से जो लगातार करेक्शन मिड कैप, स्मॉल कैप और पीएसयू में चल रहा था, आज पहली बार उसमें रुकावट दिखी और बाजार ने नीचे से अच्छी रिकवरी कर ली। बैंक निफ्टी भी शुरुआत में कमजोर था, लेकिन 59,000 का लेवल वापस हासिल करने के बाद ज्यादातर समय इसी के ऊपर टिका रहा और आखिर में लगभग फ्लैट बंद हुआ। प्राइवेट बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक थोड़ा कमजोर रहे, जबकि पीएसयू बैंक्स ने लगभग 1.25% की मजबूत बढ़त के साथ बढ़िया रिकवरी दिखाई। सेक्टरों की बात करें तो मेटल, फार्मा और फाइनेंशियल सर्विसेज में हल्की कमजोरी दिखी, जबकि एफएमसीजी, मीडिया, रियल्टी और एनर्जी सेक्टर स्थिर या पॉजिटिव रहे। आईटी सेक्टर में गिरावट का मुख्य कारण अमेरिका में कमजोरी और एफओएमसी मीटिंग का दबाव रहा, जिसका असर सीधे आईटी स्टॉक्स पर दिखा। कल रात यूएस बाजार कमजोर बंद हुए थे और आज एफओएमसी का नतीजा आने वाला है, इसीलिए आईटी समेत कई सेक्टर्स में निवेशकों ने थोड़ा सावधानी वाला रवैया अपनाया। यह अनिश्चितता ही निफ्टी को ऊपर टिकने नहीं दे रही, वरना बाकी सेक्टर्स में इतनी गिरावट नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इंडिया के राइस एक्सपोर्ट पर नए टैरिफ्स लगाने की चेतावनी भी बाजार की कमजोरी का एक सेकेंडरी कारण रही। अमेरिका ने इशारा किया है कि आने वाले समय में बासमती राइस पर ड्यूटीज बढ़ सकती हैं, क्योंकि यूएस फार्मर्स को सस्ते आयात से दिक्कत हो रही है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े राइस एक्सपोर्टर्स में से एक है और इसी खबर पर सुबह एलटी फूड्स, केआरबीएल और जीआरएम ओवरसीज जैसे राइस एक्सपोर्टर स्टॉक्स दबाव में खुले थे, लेकिन बाद में मार्केट ने डर को नजरअंदाज करके इन्हें नीचे से उठाया और ये तीनों स्टॉक्स लगभग रिकवरी में बंद हुए। अब सवाल यह है कि अगर ये नया टैरिफ लग गया तो किसे नुकसान होगा। आंकड़ों के मुताबिक भारत अमेरिका को केवल लगभग 3 से 3.5% राइस ही भेजता है। भारत का सबसे बड़ा बाजार मिडल ईस्ट जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और यूएई है, जहां हमारा एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है। इसलिए अमेरिका वाला हिस्सा छोटा होने से भारत पर असर बहुत सीमित रहेगा। इसके उलट अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा राइस सप्लायर भी इंडिया ही है, लगभग 26%। अगर इंडिया महंगा हो गया या शिपमेंट कम हुई तो अमेरिकी बाजार में राइस की कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी। इसी वजह से कई विश्लेषकों का मानना है कि टैरिफ लगाने का दर्द अमेरिका को ही ज्यादा महसूस होगा। मार्केट को असली डर इसी बात का है कि अगर ट्रेड डील अटकती रही तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की लगातार वापसी मुश्किल हो जाएगी। इसी अनिश्चितता की वजह से आज भी कई स्टॉक्स में कमजोरी देखी गई और सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव बना रहा। मनी कंट्रोल ने जिन कारणों को आज की कमजोरी का जिम्मेदार बताया, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर है एफआईआई की लगातार सेलिंग। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन एफआईआई इनफ्लो के बिना मार्केट में तेज रफ्तार वाली मजबूत रिकवरी आना मुश्किल माना जा रहा है। एशियन मार्केट्स भी आज ज्यादातर कमजोर थे। चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया और ताइवान में गिरावट दिखी और इसी माहौल में भारतीय बाजार पर भी दबाव बढ़ाया। केवल जापान और कुछ दक्षिण एशियाई बाजार थोड़े स्थिर रहे। यूएस फ्यूचर्स, डाउ जोन्स और नैस्डैक फ्यूचर्स भी सुबह से ही उतार चढ़ाव में थे, जिससे आईटी और नाज कैप्स में नर्वसनेस और बढ़ गई। यही वजह रही कि मिड कैप, स्मॉल कैप रिकवर करने के बाद भी निफ्टी 50 दबाव में ही बंद हुआ। इंडियन रूपी ने आज थोड़ी मजबूती जरूर दिखाई, लेकिन जब तक एफआईआई की बाइंग वापस नहीं आती तब तक बड़ी रैली की उम्मीद पर बाजार अभी भी सतर्क मूड में है। करेंसी में मजबूती के बावजूद सेंटिमेंट पूरी तरह बदलता नहीं दिखा। केन्स टेक्नोलॉजी में भी आज अच्छी रिकवरी हुई, जैसा कि कल रात ही उम्मीद जताई गई थी। नीचे खुलने के बाद स्टॉक ने सीधे ऊपर की तरफ मूव किया और दिन के अंत में बढ़िया तरीके से संभल गया। एसबीआई सिक्योरिटीज के हेड टेक्निकल व डेरिवेटिव्स रिसर्च सुदीप शाह ने कहा कि साप्ताहिक एक्सपायरी वाले दिन बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी तेज गिरावट के साथ गैप डाउन खुला और शुरुआती घंटे में नुकसान और बढ़ा, जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी साफ देखी गई। हालांकि इंडेक्स को 50 डे ईएमए स्तर के पास सपोर्ट मिला, जिसके बाद रिकवरी दिखी और शुरुआती गिरावट का एक बड़ा हिस्सा निफ्टी ने संभाल लिया। इस पूरे प्राइस मूवमेंट के चलते डेली चार्ट पर हाई वेव कैंडल बनी, जो मार्केट में अनिश्चितता और क्लियर डायरेक्शन की कमी का संकेत देती है। उन्होंने कहा कि सेशन की सबसे अहम बात यह रही कि कई दिनों की सुस्ती के बाद ब्रॉडर मार्केट ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। निफ्टी मिड कैप 100.32% चढ़कर बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 ओवरसोल्ड लेवल से जबरदस्त रिकवरी करते हुए 1.14% ऊपर बंद हुआ। मार्केट ब्रेड भी मजबूत हुई और एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस के पक्ष में झुकी। निफ्टी 500 यूनिवर्स में से 332 स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए, जो ब्रॉडर मार्केट में सेंटिमेंट के सुधार का संकेत। बोडल केमिकल्स को इन्फोमेरिक से नई अपग्रेडेड रेटिंग मिली है, जहां लॉन्ग टर्म के लिए IRA A स्टेबल और शॉर्ट टर्म के लिए IRA A2+ रेटिंग दी गई है, जो बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल सेफ्टी अब पहले से मजबूत और रिस्क कम हुआ है। इस रेटिंग में कंपनी की 957.53 करोड़ रुपए की लॉन्ग टर्म सुविधाएं और 120 करोड़ रुपए की शॉर्ट टर्म बैंक लिमिट शामिल है, जबकि शेयर 51 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पब्लिक हिस्सेदारी सितंबर में बढ़कर 35.93% हो गई है।
NECL इंडस्ट्रीज ने राइट्स इशू को फाइनल करते हुए प्राइस 76.70 रुपए प्रति शेयर और अनुपात 5:31 तय किया है, जिससे 3.25 करोड़ शेयरों के जरिए लगभग 249 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे और रिकॉर्ड डेट 22 दिसंबर 2025 रखी गई है। ये ऑफर 22 से 30 दिसंबर तक खुलेगा और ऑन मार्केट रिनाउंसिएशन भी 22 से 24 दिसंबर के बीच होगा, जबकि शेयर पिछले एक साल में 150% के करीब रिटर्न दे चुका है और प्रमोटर होल्डिंग सितंबर में घटकर 53.08% रह गई है। ग्रो की पेरेंट कंपनी के शेयर 4% गिरकर लगभग 147 रुपए पर ट्रेड हुए, लेकिन फिर भी इशू प्राइस 100 रुपए से 47% ऊपर है और कंपनी का मार्केट कैप 90,800 करोड़ रुपए के आसपास बना हुआ है। 10 दिसंबर को एक महीने का लॉक इन खत्म होने से करीब 14.92 करोड़ शेयर ट्रेडेबल होंगे, जिस पर एक्सपर्ट सावधानी की सलाह दे रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशन 2028 की कमाई को भी प्राइस इन करता दिख रहा है। रिटेल निवेशकों की तेज ग्रोथ बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, लेकिन मार्केट पहले से ही कई साल आगे की कमाई को प्राइस इन कर चुका है। ऐसे में कुछ एनालिस्ट स्टॉक से दूरी बनाए हुए हैं, भले ही कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत है। 1 फरवरी 2026 को बजट रविवार को आने की वजह से NSE पहली बार उस दिन मार्केट खोलने पर विचार कर रहा है ताकि बजट के तुरंत बाद रियल टाइम ट्रेडिंग हो सके और सोमवार को बड़े गैप अप या गैप डाउन का झटका ना लगे। अगर ये मंजूर हुआ तो एक स्पेशल सेशन जैसे 10 से 2 बजे तक हो सकता है, जिससे रविवार की वॉलेटिलिटी निकल जाएगी और सोमवार को मार्केट अधिक स्थिर ओपन हो सकता है। हालांकि फैसला अभी विचार विमर्श में है। IRFC के शेयर 2 दिन की गिरावट के बाद 2% चढ़कर लगभग 113 रुपए पर पहुंचे, लेकिन स्टॉक अब भी 2025 में 25% नीचे है और 52 वीक के लो के बेहद करीब ट्रेड कर रहा है, जहां RSI सिर्फ 21.4 तक गिर चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेलवे स्टॉक्स में खरीदारी की कमी दिख रही है और अगर IRFC 110 के नीचे टूटता है तो स्टॉक 100 रुपए के लेवल तक फिसल सकता है, जबकि सरकार के पास अभी भी 86.36% हिस्सेदारी है। एनालिस्ट डे के बाद कोफोर्ज 4% गिरकर 1873 के आसपास पहुंच गया। हालांकि कंपनी 2025 Q4 तक $2 अरब रेवेन्यू रन रेट और लगभग 14% ईबिट मार्जिन बनाए रखने का टारगेट रखती है, जिसे मार्केट ने मिक्स्ड रिस्पांस दिया। मोतीलाल ओसवाल अभी भी इस स्टॉक पर बुलिश है और 3000 रुपए का टारगेट दे रहा है, क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक, क्रॉस सेलिंग क्षमता और वेंडर कंसोलिडेशन जैसे ट्रेंड से मजबूत मिड टियर IT प्लेयर बनाते हैं। NCLT अप्रूव्ड रीस्ट्रक्चरिंग के बाद विदर्भा ट्रेड लिंक्स की बजाज स्टील में हिस्सेदारी 8.04% से बढ़कर 8.17% हो गई है, क्योंकि रोहित पॉलीटेक्स के 26,400 शेयर बिना किसी कंसिडरेशन के इसी ग्रुप में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये बदलाव मार्केट से खरीद का नहीं बल्कि इंटरग्रुप रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है, इसलिए कीमत पर तुरंत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये संकेत देता है कि बड़े निवेशक कंपनी पर लंबी अवधि का भरोसा मजबूत कर रहे हैं। मारुति सुजुकी को लेकर मार्केट में 2 तरह की राय दिख रही है। टेक्निकल एनालिस्ट सुशील केडिया का मानना है कि अगर मारुति के फ्यूचर 16,000 के नीचे क्लोज होते हैं तो इसमें 13,000 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। उनका कहना है कि गिरावट तभी कंफर्म मानी जाएगी जब प्राइस इस स्तर के नीचे टिक जाए। इस बीच गोल्डमैन सैक्स ने मारुति को एशिया पैसिफिक कन्विक्शन लिस्ट में शामिल किया है और बाय रेटिंग बनाए रखते हुए 19,000 का टारगेट दिया है। उनका तर्क है कि छोटी कार सेगमेंट में डिमांड सुधर रही है और कंपनी एक मजबूत प्रोडक्ट साइकिल में कदम रख चुकी है, जिससे आने वाले सालों में बिक्री को सपोर्ट मिलेगा। मारुति पर कवरेज करने वाले 48 एनालिस्ट्स में से 41 में बाय रेटिंग दी है और स्टॉक अभी करीब 16,053 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक 2025 में अब तक 44% चढ़ चुका है और पिछले 6 महीनों में भी 27% की तेजी दिखा चुका है, जिससे इसका मोमेंटम मजबूती से बना हुआ है। सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस को गुजरात में 200 मेगावाट 400 मेगावाट क्षमता वाला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये परियोजना लगभग 806.4 करोड़ की है और इसे 12 वर्ष में पूरा किया जाना है, जिसके लिए कंपनी ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम के साथ समझौता किया है। ऑर्डर की घोषणा के बाद सोलर वर्ल्ड के शेयर में तेज खरीदी देखने को मिली और स्टॉक दिन के निचले स्तर से 273.9 से उछलकर लगभग 298 तक चला गया। हालांकि अच्छी खबर के बावजूद ये अभी भी अपने IPO प्राइस 351 के मुकाबले काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे निवेशकों की सतर्कता बनी हुई है। IRADA में 9 दिसंबर को मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि कंपनी के फाइनेंस और कंप्लायंस क्षमता और मजबूत हो सके। कंपनी ने तुषारकांत परीदा को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जगदीप सिंह को जनरल मैनेजर नियुक्त किया है, जिसे वित्तीय प्रबंधन और संचालन क्षमता में सुधार की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी ने पन्नू ग्रोवर को जनरल मैनेजर नियुक्त किया है और वे 2028 तक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। ये दिखाता है कि IRADA अपनी गवर्नेंस स्ट्रक्चर और कंप्लायंस फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने पर तेजी से काम कर रही है। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स ने तेलंगाना सरकार के साथ एक नया MOU साइन किया है, जिसके तहत कंपनी अपनी सब्सिडियरी के साथ मिलकर राज्यों में एक नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाएगी। इसलिए कल इस शेयर में बाजार की तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन आने की उम्मीद है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को अपने माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर सिस्टम पर पहला ऑर्डर मिला है, जिसके बाद शेयर ने आज गिरावट से उभरकर हरे में क्लोज किया।
ये कंपनी पहले से काफ़ी गिर चुकी है और अपने हाई से लगभग 50% नीचे ट्रेड कर रही है, इसलिए किसी भी नए ऑर्डर की खबर इसके ट्रेंड में सुधार ला सकती है। स्पाइस जेट को इंडिगो संकट के कारण फ्लीट एक्सपेंशन का फायदा मिल रहा है और आज शेयर लगभग 8% तक उछला। इंडिगो का लगभग 60% मार्केट शेयर होने की वजह से उसकी दिक्कतें बाकी एयरलाइंस के लिए मौके में बदल सकती हैं, इसलिए इस सेक्टर में अगले कुछ दिनों तक अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है। अडानी एंटरप्राइजेस के राइट्स इशू की आखिरी तारीख कल है और आज तकरीबन 90% सब्सक्रिप्शन पूरा हो चुका है। बड़े निवेशक आमतौर पर आखिरी दिन आवेदन करते हैं, इसलिए कल इसमें तेज वॉल्यूम और तेज मूवमेंट देखने का चांस है, खासकर जब शेयर पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे रिकवरी दिखा रहा है। नोमुरा ने 4 बड़े शेयरों पर पॉजिटिव कवरेज दिया है, जिसमें सुज़लोन एनर्जी, कोफोर्ज, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर और बायोकॉन शामिल हैं। इन सभी पर बाय की रेटिंग और 15 से 37% तक का अपसाइड टारगेट दिया गया है, जिसे निवेशक पढ़कर अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस दोनों कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग मूडीज ने अपग्रेड कर दी है, जिससे इन शेयरों में लगभग 1.5% तक की मजबूती देखने को मिली है। अडानी ग्रीन ने आज एक बार फिर 1000 रुपये का अहम स्तर पार किया, जो शेयर के लिए एक मजबूत टेक्निकल सिग्नल माना जा रहा है। जीपीटी इंफ्रा को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से लगभग 199.17 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसमें राप्ती नदी पर 2 बड़े रेल ब्रिजों के सबस्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का काम शामिल है। ये दोनों ब्रिज डबल लाइन ट्रैफिक के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं और 25 टन एक्सल लोड मानकों को पूरा करते हैं। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट पहले से ही इसकी कुल आय का 90% से अधिक योगदान देता है और Q2 में ये लगभग 243.7 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि इस तरह के नए प्रोजेक्ट से उनकी ग्रोथ 20% से ऊपर रह सकती है और मार्जिन भी मजबूत बने रहेंगे। जाइडस लाइफ साइंसेज की UAE स्थित सब्सिडियरी ने फॉर्मिकॉन AG के साथ रणनीतिक साझेदारी की है, जिसके तहत FYB206 नाम की दवा को अमेरिका और कनाडा में एक्सक्लूसिव तौर पर बेचने और सप्लाई करने का अधिकार मिलेगा। ये दवा कीट्रूडा का बायोसिमिलर है, जिसका इस्तेमाल कई तरह के कैंसर में किया जाता है। स्विगी ने मंगलवार को अपने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट की शुरुआत कर दी है, जिसके जरिए कंपनी लगभग 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना रखती है। शुरुआती चर्चा के मुताबिक इसका इंडिकेटिव फ्लो प्राइस 371 रुपए प्रति शेयर रखा गया है, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस से लगभग 6.8% कम है। सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए बड़ी सप्लाई और EPC एग्रीमेंट साइन किया है, जिसकी क्षमता 200 मेगावाट से 400 मेगावाट घंटे तक है। कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग 806.4 करोड़ रुपए है और ये प्रोजेक्ट 12 साल में पूरा होगा। कॉन्ट्रैक्ट के बाद शेयर में हल्की तेजी देखने को मिली और स्टॉक लगभग 289 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। कंपनी सितंबर में मार्केट में लिस्ट हुई थी और अभी भी अपने IPO प्राइस 351 रुपए से करीब 18% नीचे ट्रेड कर रही है। गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप तेलंगाना में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। साथ ही गोदरेज एग्रोवेट की यूनिट ने तेलंगाना सरकार के साथ 150 करोड़ रुपए के डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट निवेश के लिए MOU साइन किया है। SEPC लिमिटेड ने बताया कि उसकी फरलोंग के साथ जॉइंट वेंचर को पटना के बेहटा एयरपोर्ट में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 86 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। ये प्रोजेक्ट कंपनी के ऑर्डर बुक को मजबूत करेगा और पूर्वी भारत में एयरपोर्ट डेवलपमेंट से जुड़ी उनकी उपस्थिति को और बढ़ा बनाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस टेलीकॉम के लोन अकाउंट्स को फ्रॉड कैटेगरी में डाल दिया है। बैंक का कहना है कि फोरेंसिक ऑडिट में लोन रकम के गलत इस्तेमाल, संदिग्ध ट्रांजैक्शंस और संबंधित कंपनियों में बड़े पैमाने पर फंड ट्रांसफर जैसी गंभीर बातें सामने आईं। ऑडिट में पाया गया कि कंपनी द्वारा लिए गए लोन में से बड़ी राशि पुरानी कर्ज चुकानी और ग्रुप कंपनियों में भेजी गई, जिससे बैंक की शर्तों का उल्लंघन साबित होता है। कई लेन देन ऐसे भी थे जो तुरंत निवेश करके भुना लिए गए, जिससे फंड के इस्तेमाल पर और शंका बढ़ी। बैंक ने कंपनी को शो कॉज नोटिस भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद फ्रॉड मॉनिटरिंग ग्रुप ने खाते को फ्रॉड कैटेगरी में डालने की मंजूरी दी। चूंकि कंपनी CIRP में है, इसलिए कुछ अस्थायी सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन बैंक रिकॉर्ड में इसे फ्रॉड घोषित किए जाने से रेजोल्यूशन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर 9 दिसंबर को 11.39 पर बंद हुआ और पिछले एक साल में इसमें काफी उतार चढ़ाव रहा है। FII की हिस्सेदारी सितंबर में गिरकर 1.59% रह गई है, जो पहले 7.97% थी, जिससे विदेशी निवेशकों की सतर्कता साफ दिखती है। सेबी ने हाल में ही इसके 2 अधिकारियों पर चल रही कार्यवाही को 12.35 लाख के सेटलमेंट पर बंद कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मामले पूरी तरह खत्म हो गए हैं। सेटलमेंट सिर्फ ये दिखाता है कि कार्यवाही को शुल्क भरकर निपटाया गया, जबकि पारदर्शिता और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से जुड़े सवाल अभी भी मौजूद हैं। निवेशकों के लिए ये संकेत है कि कंपनी पर रेगुलेटरी निगरानी अभी भी बनी हुई है और आगे भी नए अपडेट आ सकते हैं। हालांकि स्टॉक ने 1 साल में 28% रिटर्न दिया है, लेकिन 3 साल में ये 70% टूटा है, जिसे निवेशकों को जोखिम समझकर ही कदम उठाना चाहिए।
हडको ने बताया कि उसकी बॉन्ड अलॉटमेंट कमेटी 12 दिसंबर को बैठक करने वाली है, जहां 7 साल की अवधि वाले नए एनसीडीज की अलॉटमेंट को मंजूरी दी जाएगी। ये बॉन्ड्स प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाए जाएंगे और कुल राशि 2500 करोड़ रुपए तक रखी गई है, जिसमें 500 करोड़ का बेस साइज और 2000 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन शामिल है। इन बॉन्ड्स का ढांचा बिल्कुल साफ है। ये अनसिक्योर्ड लेकिन सीनियर डेट होंगे और इनकी मैच्योरिटी 12 दिसंबर 2032 तय की गई है। कंपनी पहले ही अप्रैल 2025 में बोर्ड की मंजूरी ले चुकी है कि 2026 में कुल 65,000 करोड़ रुपए तक बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के जरिए फंड जुटाए जा सकते हैं, जिसके तहत ये नया इशू आता है। 4वीं को नवंबर 2020 में एनएसई ने डिफॉल्टर घोषित किया था और उसी समय से ही निवेशकों को अपने दावों के लिए आवेदन करने को कहा गया था। सेबी ने याद दिलाया है कि जो निवेशक अभी तक दावा नहीं कर पाए हैं, वे जल्दी अपना आवेदन पूरा करें और जरूरत पड़ने पर एनएसई के टोल फ्री नंबर या ईमेल पर सहायता ले सकते हैं। नैल्को ने पोटांगी बॉक्साइट माइंस के लिए माइन डेवलपर और ऑपरेटर का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलीप बिल्डकॉन को दे दिया है, जो इस प्रोजेक्ट के L1 बिडर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में शुरुआती 3 साल ईपीसी काम के लिए होंगे, जिसकी वैल्यू 1750 करोड़ रुपए है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बेस माइनिंग चार्ज 423 रुपए प्रति टन रखा गया है, जो काफी बड़ी मात्रा में ऑपरेशन वैल्यू पैदा करेगा। आज के सेशन में नैल्को के शेयर 265 रुपए पर हल्की गिरावट में बंद हुए, जबकि दिलीप बिल्डकॉन करीब 5% ऊपर जाकर 465.95 रुपए पर बंद हुआ। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ने बताया कि उन्हें NHAI से 328.78 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके तहत वो NH16 के काजा फी प्लाजा पर 1 साल तक टोल संचालन संभालेंगे। ये हाईवे आंध्र प्रदेश के इंडस्ट्रियल और पोर्ट बेल्ट को जोड़ने वाला बेहद व्यस्त मार्ग माना जाता है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स और उसके दोनों इन्विट्स ने नवंबर 2025 में कुल 716 करोड़ रुपए का टोल रेवेन्यू जुटाया, जो पिछले साल की तुलना में 16% की मजबूत वृद्धि है। कंपनी का कहना है कि नवंबर में ट्रैफिक और आर्थिक गतिविधियों में अच्छी तेजी रही, जिसने रेवेन्यू ग्रोथ को मजबूत किया। अक्टूबर से कंपनी कंसोलिडेटेड टोल कलेक्शंस रिपोर्ट कर रही है, क्योंकि हाल में ही पब्लिक इन्विट में 753 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था और 3 एसेट्स प्राइवेट इन्विट से पब्लिक इन्विट में ट्रांसफर हुए हैं। आज के ट्रेड में IRB इंफ्रा का शेयर मामूली गिरावट के साथ 41.67 रुपए पर बंद हुआ है। टाटा पावर ने 400 kV कोटेश्वर ऋषिकेश ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक कमीशन कर दिया है, जिससे उत्तर भारत की पावर ग्रिड को 1000 मेगावाट की हाइड्रो पावर की नई क्षमता जुड़ गई है। ये लाइन उत्तराखंड के टिहरी कोटेश्वर कॉम्प्लेक्स से कई उत्तर भारतीय राज्यों तक ऊर्जा पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। इस लाइन को बेहद कठिन हिमालयी इलाकों से होकर बनाया गया है, जहां कई सेक्शन 1800 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। ये प्रोजेक्ट NRSS ट्रांसमिशन के जरिए पूरा किया गया है, जिसे रिसर्जेंट पावर वेंचर संचालित करता है, जिसमें टाटा पावर, ICICI बैंक और ग्लोबल इन्वेस्टर साझेदार हैं। भारत की बड़ी रक्षा कंपनियों में से कई जैसे अदानी डिफेंस और भारत फौज के अधिकारियों ने इस साल रूस में दुर्लभ मीटिंग्स में हिस्सा लिया, जहां दोनों देशों के बीच संभावित जॉइंट वेंचर पर बातचीत हुई। ये यात्रा रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार हुई है और इसका उद्देश्य संयुक्त हथियार निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा करना है। हालांकि पश्चिमी देशों की चिंता है कि अगर भारत रूस के साथ नई डिफेंस पार्टनरशिप बनाता है तो उन्नत टेक्निक के ट्रांसफर में मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि भारतीय सेना अभी भी लगभग 36% रूसी हथियारों पर निर्भर है। अडानी ग्रुप ने भाग लेने से इनकार कर दिया है और भारत सरकार या अन्य कंपनियों ने इस पर कोई टिप्पणी